नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत प्रभाकर आप सभी का अपने चैनल अप्लाइड स्टडी पर स्वागत करता हूं। अभी मैं यूपीपीसीएल एई इंटरव्यू सीरीज़ चला रहा हूं जिसमें मैं टेक्निकल क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आप लोगों को दे रहा हूं ताकि जितने लोग अभी रिटन क्वालिफाई किए हैं वो मेरे वीडियोज़ से पढ़ के कंटेंट सीखिए, वहाँ से कंटेंट लेकर जाइए और जब आपका इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने बहुत अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि इंटरव्यू कैसे देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सब में बताता हूँ। आप सारे वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखिए। मैंने एचआर पहला वीडियो मैंने डाला एचआर के लिए, एचआर के जो बेसिक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। उसके बाद मैं टेक्निकल की सीरीज चला रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल पे मेन फोकस होता है। ठीक है, तो लगभग आप समझिए 10-15 वीडियो लगभग अपलोड कर दिए जाएंगे आपके इंटरव्यू से पहले, तो सारा आप पढ़ कर जाइएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है क्योंकि आप बहुत क्लोज हैं सिलेक्शन के, तो इंटरव्यू बहुत अच्छे से दीजिएगा। इंटरव्यू पैनल को कैसे ग्रीट करना है, आप रूम में एंटर करेंगे, बहुत हम्बली ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून। ठीक है, पैनल आपको बैठने बोलेगा, आप वहाँ बैठेंगे, सही पोस्चर से बैठेंगे। ठीक है, और पूरे इंटरव्यू में आपको नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस अच्छा रखना है आपको, क्योंकि ये सब आपके फेस एक्सप्रेशन पे दिखता है। आपके पैनल में एक साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, ये सारी चीज़ों को नोट करते रहते हैं। ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चंस, एचआर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपके जवाब से, ठीक है, आपके फेस एक्सप्रेशन से आपको जो साइकोलॉजिस्ट है वो एनालाइज करता है। तो बहुत अच्छे से आप इंटरव्यू दें, कॉन्फिडेंस रखें। जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा हो उसको बोल दिए कि सर आई डोंट रिमेंबर इट राइट नाउ, लेकिन गलत आंसर नहीं देना है। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ आपको ये बात। आप रिटन क्वालिफाई कर चुके हैं, आप समझिए कई कैंडिडेट्स में आपने रिटन क्वालिफाई करके आपने अपना नाम लाया है, अब बस इंटरव्यू बचा हुआ है। अब आपको कंपटीशन बहुत कम लोगों में है, पहले आप बहुत ज़्यादा लोगों में कंपटीशन निकाल चुके हैं, इसलिए इंटरव्यू की सीरियसली तैयारी कर लीजिए। बोल बोल के प्रैक्टिस करिए, जैसे बेसिक डिफिनेशंस हैं बहुत सारे, उसको बोल बोल के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज मैं बेसिक पावर सिस्टम चला रहा हूँ इस पर। देखिए, व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड पॉलीफेज सिस्टम। सबसे पहला क्वेश्चन, बैलेंस्ड पॉलीफेज। पॉलीफेज मतलब दो या दो से ज़्यादा फेज। तो बैलेंस्ड पॉलीफेज सिस्टम होता है ऐसा सिस्टम जिसके सारे क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड बराबर हो, सारे फेजेस में मैग्नीट्यूड सेम हो, और एंगल अगर n = 2 है तो 90 डिग्री हो, n = 2 है तो 90 डिग्री हो अगर टू फेज सिस्टम है, और अगर n ≠ 2 है तो 360/n हो। जैसे अगर 3 फेज सिस्टम है तो 360/n कितना हो गया, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट हो तीनों फेज के बीच, ABC के बीच होता भी है तीनों फेज में 120 डिग्री, तो वो बैलेंस सिस्टम हो गया। ठीक है, अगर टू फेज सिस्टम है तो जैसे साइन और कॉस आप समझते हैं एग्जैक्टली 90 डिग्री, तो वो हो गया आपका टू फेज के लिए बैलेंस सिस्टम। ठीक है, तो पहला कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दूसरा कि फेज डिफरेंस इस तरीके से डिफर करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन फेज सीक्वेंस। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि आपको आएगा, लेकिन आप वहाँ सही से डिफाइन कर पाएँ, इसलिए इसको पढ़ के जाइए और एक दो बार बोलकर प्रैक्टिस कर लीजिए कि फेज सीक्वेंस क्या होता है। तो देखिए, अगर 3 फेज हैं, ठीक है, मानिए फेज A 0 से शुरू होता है। ठीक है, कोई फेज समझिए π/2 से शुरू हो रहा है। ठीक है, कोई फेज यहाँ से शुरू हो रहा है निगेटिव से, तो हर किसी का अपना मैक्सिमा अलग अलग पॉइंट पर आएगा। ठीक है, तो यही होता है कि फेज सीक्वेंस इज डिफाइंड एज द ऑर्डर इन विच फेजेस अटेन देयर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जैसे ये C फेज है, ये A फेज है, ये B फेज है, तो ये CAB फेज सीक्वेंस हो गया। क्लॉकवाइज देखते हैं ऐसे तो ABC फेज सीक्वेंस हो गया। तो फेज सीक्वेंस की डिफिनेशन क्या हो गई कि फेज सीक्वेंस इज डिफाइंड एज द ऑर्डर इन विच फेजेस अटेन देयर मैक्सिमम वैल्यू। अगर 3 फेज सिस्टम है, 3 फेज बैलेंस सिस्टम है, तो 2 फेज सीक्वेंस होंगे ABC और ACB। n फेज सिस्टम के लिए n-1 फेज सीक्वेंस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई वी यूज पर यूनिट सिस्टम। इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाइएगा अच्छे से। देखिए, अगर आप किसी भी पावर सिस्टम को सॉल्व करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पर मल्टी वोल्टेज लेवल होता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे कैलकुलेशंस ईजी हो, तो हम एक पर यूनिट सिस्टम को हमने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉमन बेस लेके मल्टी वोल्टेज सिस्टम को एक सिंगल वोल्टेज लेवल पर ले आते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा कैलकुलेशंस ईजी हो जाता है। तो पर यूनिट सिस्टम का काम है कि मल्टी वोल्टेज सिस्टम को सिंगल वोल्टेज सिस्टम पर ले आना, जिससे कि कैलकुलेशंस ईजी हो जाए, है ना। हम लोग चाहते हैं कि हमारा सिंप्लीफिकेशन या कैलकुलेशन ईजियर हो, तो इसलिए हम पर यूनिट सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब पर यूनिट निकाला कैसे आता है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। ये तो आप लोग जानते भी होंगे, ये बेसिक डिफिनेशन, और ये किस लिए यूज़ करते हैं ये आप यहाँ से सीख के जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी द फॉर्मूला टू रेफर ओल्ड सिस्टम टू अ न्यू सिस्टम यूजिंग पर यूनिट। अच्छा, आपको कोई ओल्ड सिस्टम दिया पर यूनिट में और आपने कोई नया बेस यूज़ कर लिया, ठीक है, तो अब आपका नया पर यूनिट सिस्टम बनेगा, तो कैसे रेफर करेंगे? ये मैंने रिएक्टेंस का दिखाया कि x पर यूनिट न्यू इक्वल्स टू x पर यूनिट ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय KV ओल्ड अपॉन KV न्यू का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते होंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को तो पता होगा कि पर यूनिट सिस्टम ओल्ड सिस्टम को कैसे न्यू सिस्टम में रेफर करते हैं, न्यू बेस पे। तो MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय KV ओल्ड अपॉन KV न्यू। यहाँ देखिए उल्टा होता है, ऊपर MVA में न्यू है, न्यू अपॉन ओल्ड, और KV में ओल्ड अपॉन न्यू है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें स्क्वायर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके पैनल में कोई पावर सिस्टम के प्रोफेसर बैठे होंगे तो वो आपसे पावर सिस्टम के बहुत कुछ पूछ सकते हैं, बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लोड फ्लो एनालिसिस, फॉल्ट के बारे में, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, स्विंग इक्वेशन, और बहुत सारे। आप पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो अगर लोड फ्लो से क्वेश्चन पूछ दें कि वाई बस जेड बस के बारे में बताओ, तो वही मैंने इस क्वेश्चन में डाला है कि टेल मी सम प्रॉपर्टीज ऑफ वाई बस मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप ये सब प्रॉपर्टी पढ़ के जाइए, वहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स तो नहीं सॉल्व करवाएंगे, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टीज आपसे पूछ सकते हैं थ्योरी में, ठीक है। तो सबसे पहला ये होता है कि ये स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मतलब 2x2 3x3, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब कि Yij का एलिमेंट Yji से इक्वल होगा, मतलब Y12 इक्वल होगा Y21 के, ठीक है, Y23 इक्वल होगा Y32 के, ठीक है, ये समझ में आ गया। और साइज ऑफ वाई बस मैट्रिक्स क्या होगा? जितने बसेस होंगे सिस्टम में, अगर 3 बस सिस्टम है तो 3x3, 2 बस सिस्टम है तो 2x2। वाई बस एक स्पार्स मैट्रिक्स है। स्पार्स मैट्रिक्स मतलब कि मोस्टली एंट्रीज जो होते हैं वो जीरो होते हैं, बहुत कम एंट्रीज होंगे जो नॉन जीरो होंगे, तो ये स्पार्स मैट्रिक्स है। अच्छा, एक लास्ट प्रॉपर्टी देख लीजिए, अगर आपके पास कोई वाई बस मैट्रिक्स है, ये मानिए 3x3 का मैंने बना दिया है, ये A B C यहाँ के एलिमेंट है, अगर आप रो एंट्रीज को ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे A प्लस B प्लस C करेंगे, अगर A प्लस B प्लस C नॉन जीरो है, नॉन जीरो, ठीक है, सम ऑफ रो एंट्रीज करस्पॉन्डिंग टू ए बस हैविंग शंट ब्रांच कनेक्टेड टू नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है तो आप समझिए कि इस बस पे एक शंट ब्रांच लगा हुआ है, ठीक है, और ये नॉन जीरो वैल्यू एडमिटेंस देता है, क्योंकि वाई बस है वही उसकी एडमिटेंस होगी, ठीक है, उससे फिर हम इम्पिडेंस निकाल लेते हैं 1/y करके। तो नॉन जीरो का सम जो भी आए किसी भी रो में वाई बस मैट्रिक्स में, तो आप समझिए कि वहाँ कोई शंट ब्रांच लगा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर बस 1 पर उसमें शंट ब्रांच लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने डाला है कि टेल मी सम फीचर्स ऑफ जेड बस मैट्रिक्स। बिल्कुल कंपेयर करके पढ़ेंगे कि वाई बस और जेड बस कैसे होता है। देखिए वो भी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ तक ठीक है। साइज ऑफ वाई बस और जेड बस दोनों नंबर ऑफ बसेस इन सिस्टम पर डिपेंड करते हैं, बिल्कुल ठीक है। वो स्पार्स मैट्रिक्स है, लेकिन जेड बस क्या है? फुल मैट्रिक्स है, फुल मैट्रिक्स है, मोस्टली नॉन जीरो एंट्रीज होते हैं इसके, ठीक है। जेड बस मैट्रिक्स इज डिफिकल्ट टू फॉर्म एंड डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, मेनली सिस्टम एल्गोरिदम से ही ये काम होता है इसमें, सिस्टम से, ठीक है। तो डिफिकल्ट टू फॉर्म एंड डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, लेकिन इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें एक्स्ट्रा मिल जाती है, क्योंकि वाई बस में क्या है कि मोस्टली एंट्रीज जीरो है, ठीक है, कुछ ही एंट्रीज नॉन जीरो है। इसमें क्या है कि मोस्टली एंट्रीज नॉन जीरो है, तो हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन जेड बस मैट्रिक्स से मिलता है एज कंपेयर टू वाई बस मैट्रिक्स। तो ये हमारे लिए ये प्रीफर्ड किया जाता है इन फॉल्ट स्टडीज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं कि जेड बस और वाई बस की कुछ प्रॉपर्टीज आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टेल मी सम फीचर्स एसोसिएटेड विद फॉल्ट इन ए पावर सिस्टम। फॉल्ट का क्या फीचर्स होता है, क्या नेचर होता है फॉल्ट का? तो ये मैंने लिख के रखा है कि फॉल्ट इज ए लो वोल्टेज, हाई करंट, हाई फ्रीक्वेंसी, लो पावर फैक्टर एंड हाईली लैगिंग फेनोमेनन, ठीक है। ये सब ध्यान रखिए। करंट तो बहुत हाई हो जाती है किलो एम्पियर्स में, जैसे ही करंट बहुत हाई है वोल्टेज डिप हो जाता है, ठीक है, लो वोल्टेज हो गया। हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है, लो पावर फैक्टर, हाईली लैगिंग फेनोमेना। सबके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फॉल्ट करंट जो है लिमिटेड बाय रिएक्टेंस ओनली ना, रिएक्टेंस की वजह से फॉल्ट करंट मेनली लिमिटेड होते हैं। तो रिएक्टेंस एक्चुअली 90 डिग्री लैगिंग होता है पूरा, बट प्रैक्टिकली क्या होता है 70 डिग्री से 80 डिग्री लैगिंग होती है। तो हाईली लैगिंग होती है रिएक्टेंस की वजह से। अब हाईली लैगिंग है, इफेक्ट कैसा होगा? जो आप पढ़ते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट होगा वो डीमैग्नेटाइजिंग होगा, लैगिंग है तो, ठीक है। जनरेटर की बात कर रहा हूं मैं, जैसे जनरेटर की बात कर रहा हूं कि लैगिंग फेनोमेनन है, तो आपका जो मेन फ्लक्स है वो क्या करेगा? फील्ड फ्लक्स को अपोज करेगा,
ठीक है, मतलब आपका जो आर्मेचर फ्लक्स है वो मेन फ्लक्स को अपोज करेगा, हाईली डीमैग्नेटाइजिंग होगा। हाईली डीमैग्नेटाइजिंग होने की वजह से क्या होगा कि मेन फ्लक्स कम हो जाएगा, ठीक है, नेट फ्लक्स जो है, नेट फ्लक्स वो कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, कम ईएमएफ इंड्यूस होगी जनरेटर में, ठीक है, तो वोल्टेज लो हो जाएगा। हाईली लैगिंग फिनोमेना रिएक्टेंस की वजह से, और जब लैगिंग है तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा आर्मेचर रिएक्शन का। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से नेट फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा, नेट फ्लक्स रिड्यूस होने की वजह से ईएमएफ रिड्यूस हो जाएगा, तो लो वोल्टेज फिनोमेना है। हाई करंट है, हाईली लैगिंग है। हाई फ्रीक्वेंसी देखिए कैसे, फॉल्ट के केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है ना, इलेक्ट्रिकल आउटपुट, ठीक है, ये पीएम माइनस पी हम लोग लिखते हैं स्विंग इक्वेशन, डी टू डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर, ये लिखते हैं। अब फॉल्ट के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट काफी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, बहुत सारे केस में तो जीरो हो जाता है। फॉल्ट के केस में इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपका इंस्टेंटेनियसली रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं, प्राइम मूवर से मैकेनिकल इनपुट तो देते ही रहते हैं, तो ये जो नेट वैल्यू ये बढ़ जाती है, ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, डी टू डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर बढ़ जाता है। इससे क्या है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ऑल क्लियर। अब लैगिंग फिनोमेनन है तो फाई आपका बढ़ रहा है वोल्टेज और करंट के बीच, इसलिए पावर फैक्टर कैसा होगा, लो। फाई आप बढ़ा रहे हैं तो कॉस फाई क्या होगा, घटेगा, तो कैसा फिनोमेनन हुआ, लो पावर फैक्टर फिनोमेनन। तो मैंने एक एक चीज बता दिया कि फॉल्ट लो वोल्टेज क्यों है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से नेट फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा, लेस ईएमएफ इंड्यूस होगा। हाई करंट फिनोमेना है फॉल्ट में। हाई फ्रीक्वेंसी क्यों है, डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर वो बढ़ जाता है, हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई स्पीड, हाई फ्रीक्वेंसी। लो पावर फैक्टर क्यों, क्योंकि फाई बढ़ जा रहा है आपका। हाईली लैगिंग फिनोमेनन क्यों, क्योंकि रिएक्टेंस की वजह से, ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं फॉल्ट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट बस, ठीक है, इनफाइनाइट बस क्या होता है, देखिए नाम में ही लिखा हुआ इनफाइनाइट, जिसके पास इतनी पावर हो वो कितना भी रिएक्टिव पावर, कितना भी एक्टिव पावर, जितना डिमांड हो पाए उतना सप्लाई कर दे, ठीक है। इनफाइनाइट जनरेशन, आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज रहे, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रहे, ठीक है, एकदम बिल्कुल आइडियल होता है ये। तो क्या क्या फीचर्स हो गए इनफाइनाइट बस के, कि कांस्टेंट वोल्टेज रहे, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे सप्लाई करे, इनफाइनाइट एक्टिव पावर सप्लाई करे और इनफाइनाइट रिएक्टिव पावर सप्लाई करे, ठीक है। तो बस हैविंग आइडियली कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी विथ इनफाइनाइट एक्टिव पावर एंड इनफाइनाइट रिएक्टिव पावर जनरेशन कैपेसिटी कैन बी टर्म्ड एज एन इनफाइनाइट बस। तो आपसे पूछ सकता है इनफाइनाइट बस सिस्टम क्या होता है, तो इसको आप पढ़ के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके गेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, और ये आपसे प्रैक्टिकली इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। टेल मी द सिग्निफिकेंस ऑफ सीरीज एंड शंट इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन ए पावर सिस्टम। क्योंकि शंट रिएक्टर क्यों लगाते हैं, ठीक है, सीरीज रिएक्टर क्यों लगाते हैं, शंट कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, सीरीज कैपेसिटर क्यों लगाते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। शंट रिएक्टर हम लोग क्यों लगाते हैं, फेरेंटी इफेक्ट रिमूव करने के लिए। मैं इसका क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया हूँ, इस पे अलग वीडियो भी बनाऊंगा सेपरेट, फेरेंटी इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट पे, ठीक है। शंट रिएक्टर यूज करते हैं फेरेंटी इफेक्ट पे, अंडर वोल्टेज हो जाता है, रिसीविंग एंड पे वोल्टेज ज्यादा हो जाता है एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर की वजह से ना। लॉन्ग लाइन में या मीडियम लाइन में क्या होता है, लाइट लोड की कंडीशन में रिसीविंग एंड पर वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है सेंडिंग एंड से, कैपेसिटिव इफेक्ट की वजह से लाइन के पास रिएक्टिव पावर ज्यादा आ जाती है। उस रिएक्टिव पावर, जो एक्सेस रिएक्टिव पावर है, उसको एब्जॉर्व करने के लिए हम शंट रिएक्टर लगा देते हैं, इंडक्टर लगा देते हैं। तो शंट इंडक्टर का मेन पर्पस है फेरेंटी इफेक्ट को रिमूव करना, शंट कैपेसिटर का है पावर फैक्टर इंप्रूव करना, ठीक है। सीरीज इंडक्टर का लिमिट द फॉल्ट करंट, फॉल्ट करंट क्या लिखते हैं हम लोग, वोल्टेज अपॉन एक्स, ठीक है, तो ये लिमिट करता है फॉल्ट करंट को। सीरीज कैपेसिटर क्यों, इंप्रूव पावर फ्लो कैपेबिलिटीज ऑफ द लाइन। कैसे, पावर फ्लो इक्वेशन आप लिखते हैं P इक्वल्स टू V1 V2 अपॉन एक्स साइन डेल्टा। आप x को रिड्यूस करिए तो पावर फ्लो कैपेबिलिटी ऑफ द लाइन बढ़ जाएगी। x कैसे रिड्यूस होगा, नेट रिएक्टेंस, मतलब आप सीरीज में कैपेसिटर लगा दीजिए, ठीक है, तो x होता क्या आपका XL माइनस XC, आप ये लगाएंगे तो नेट ये रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस होते पावर फ्लो ऑफ द लाइन बढ़ जाएगी। इन चारों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है और ये डायरेक्ट एग्जाम्स में आते हैं ये क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिफाइन स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट इन ए पावर सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं S3L, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट। पावर सिस्टम में क्या होता है, एक तो स्टेबिलिटी क्या होती है पावर सिस्टम में, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने अपने एक वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई है कि स्टेबिलिटी क्या होती है पावर सिस्टम में। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट क्या होती है पावर सिस्टम में, तो लिमिट लग गया ना, मतलब मैक्सिमम, कोई चीज़ मैक्सिमम, तो इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर टू द इनफाइनाइट बस
विदाउट लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म व्हेन द लोड ऑन द जनरेटर इंक्रीजेस ग्रेजुअली। आप जनरेटर पे लोड बढ़ाते जा रहे हैं, तो जितना मैक्सिमम पावर एक इनफाइनाइट बस को ट्रांसफर किया जा सकता है विदाउट लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म ऑफ द सिस्टम, वही आपकी लिमिट हो जाएगी, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट। तो इसको अच्छे से प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ के जाइए। स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट क्या होती है, ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाइए। आशा करता हूँ आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से, और आप यहाँ से कंटेंट लेकर जाइए और इंटरव्यू में प्रॉपरली आंसर दीजिए, आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप आइए हमारे डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट संभालिए, ठीक है। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है। आप सारे वीडियोस को सीक्वेंस में पढ़िए, किसी कॉपी में आप नोट्स बना लीजिए ताकि आप इंटरव्यू से पहले भी रिवाइज करके जा पाएँ। मैं कोशिश करूँगा कि 100-150 क्वेश्चंस लगभग डाल दूँ, ठीक है। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।